हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग 71 बीपीएससी पीटी 2025 के लिए अभी देखिए बीपीएससी के द्वारा 2025 में रिसेंटली 27 जुलाई 2025 को बीपीएससी जूनियर लैब असिस्टेंट और बीपीएससी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम लिया गया है। तो देखिए, इनमें जितने भी करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उनको आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। इसको ध्यानपूर्वक आप पूरा जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज के इस सेशन में हम लोग 71 बीपीएससी पीटी 2025 के लिए बीपीएससी के द्वारा रिसेंटली अभी 27 जुलाई 2025 को बीपीएससी जूनियर लैब असिस्टेंट और बीपीएससी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम लिया गया है। तो इनमें जितने भी जीएस के यानी कि करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उनको आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, इसको ध्यानपूर्वक आप पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बीपीएससी जूनियर लैब असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग बीपीएससी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के पेपर को डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि नक्सल मुक्त भारत हेतु सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष है। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा किया है कि केंद्र सरकार नक्सल मुक्त भारत की दिशा में दृढ़तापूर्वक कार्य कर रही है तथा 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का समूल नाश करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 31 मार्च 2026। अच्छा देखिए, एक ध्यान होगा आपको, ऑपरेशन ग्रीन हंट आपको याद रखना है। ऑपरेशन ग्रीन हंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑपरेशन ग्रीन हंट, ठीक है ना। ऑपरेशन ग्रीन हंट याद रखिएगा। ऑपरेशन ग्रीन हंट एक नक्सल विरोधी अभियान है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऑपरेशन ग्रीन हंट संबंधित है तो ये एक तरह का नक्सल विरोधी अभियान है। अच्छा, नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति जो है पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई, जहां वर्ष 1967 में शोषक जमींदारों के खिलाफ किसानों का विद्रोह हुआ था। अच्छा देखिए, नक्सल आंदोलन जो है ये रेड कॉरिडोर में, कहाँ पर, रेड कॉरिडोर में सबसे अधिक सक्रिय है, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और बिहार सहित कई भारतीय राज्यों के हिस्से में फैला हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, दूसरा प्रश्न है कि भारत का प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका आंसर जो दिया गया है ये आपका दिया गया है मुंबई में। देखिए, भारत में पहली बार जो है आपको याद होगा महाराष्ट्र में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित होगा। ये घोषणा हुआ था फरवरी 2025 में। बट अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा भी होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भारत के पहले निजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संवर्धित बहुविषयक विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है और यह विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए, देश का पहला एआई स्कूल अगर पूछेगा तो देश का पहला एआई स्कूल केरल के तिरुवनंतपुरम में खुला है और इसका नाम शांतिगिरी विद्या भवन है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखिएगा कि भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना है। भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट जो है ये आपका इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है। तो यहाँ पर इंदौर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, देखिए देश का नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कौन बना है। तो देश का नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है नई दिल्ली का। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, और इसी प्रकार से 2025 में बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं सारा पेपर मैंने कराया हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा। घटना चक्र भी हम लोग कवर कर रहे हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। सबका मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है, चैनल पर चले जाइए और प्ले लिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटल युवा महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है, बताइए। यहाँ पर सभी ऑप्शन देख लीजिएगा, प्रयागराज, वाराणसी, पटना और लखनऊ है। थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ ताकि पूरा ऑप्शन यहाँ पर एडजस्ट हो जाए। अटल युवा महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से संबंधित सही तथ्य आपको पूछना है, मतलब बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डी गुकेश। तो डी गुकेश को जो है ये बैडमिंटन के खिलाड़ी नहीं है। आपको याद होगा फ्रेंड्स, डी गुकेश जो है ना ये किसके खिलाड़ी हैं? तो डी गुकेश शतरंज के खिलाड़ी हैं। अच्छा, मनु भाकर जो है, मनु भाकर जो हैं ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं, ये भी गलत दिया गया है। हरमनप्रीत सिंह जो हैं ये आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं। और देखिए श्री प्रवीण कुमार जो हैं ये पैरा एथलेटिक्स हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इन चारों लोगों को जो है 2024 में जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बट यहाँ पर आप उनके खेल से संबंधित देख रहे हैं, तो यहाँ पर गलत दे करके आपसे सही पूछा जा रहा है। तो ये वाला ऑप्शन जो है सही है। प्रवीण कुमार जो है ये पैरा एथलेटिक्स है, मतलब पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं, ध्यान रखना है। बाकी देखिए यहाँ पर मैंने बताया है डी गुकेश का संबंध जो है शतरंज से है, मनु भाकर का संबंध जो है ये शूटिंग से है, हरमनप्रीत सिंह का संबंध जो है हॉकी से है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? एक तरफ देखिए दर्रा दिया गया है और दूसरे तरफ उनसे संबंधित राज्य दिया गया है। तो देखिए सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल करेक्ट है। सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। चांगला दर्रा लद्दाख में है, ये भी करेक्ट दिया गया है। देखिए लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, ये भी सही दिया गया है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। यहाँ पर देखिएगा लखापानी दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये आपका कहाँ पर है लखापानी? तो फ्रेंड्स ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, और ये अरुणाचल प्रदेश राज्य को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर नहीं होना चाहिए। लखापानी जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से चाय की कौन सी किस्म भारत में उगाई जाती है? चाय की कौन सी किस्म भारत में उगाई जाती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अरेबिका, लाइबेरिका और रोबास्टा ये तीनों जो है ये कॉफ़ी की किस्म है। तो यहाँ पर चाय की पूछा गया है, तो चाय की हो जाएगा असेमिका। असेमिका यानी कि आप असम से रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं, असम में चाय की खेती की जाती है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड, तो देखिए वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड जो है ना ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये पड़ता है आपका उड़ीसा में, उड़ीसा के लांजीगढ़ में है ये। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है किसके बीच फैला हुआ है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2, तो देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में सादिया से धुबरी तक फैला हुआ है। ठीक है ना, सादिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, अच्छा जलमार्ग संख्या 1 जो है ये आपका हल्दिया से इलाहाबाद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जलमार्ग संख्या 3 जो है ना ये केरल राज्य में कोटापुरम से कोलम तक फैला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जलमार्ग 3 है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जो है तीव्र जनहरास का सामना कर रही है? और ऑप्शन में देख सकते हैं भील, संथाल, जारवा और गोंड दिया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा जारवा हो जाएगा। कौन सी जनजाति जो है भारत की जो तीव्र जनहरास का सामना कर रही है? तो फ्रेंड्स ये जारवा जनजाति है। जारवा जनजाति आपको पता है ये कहाँ पाई जाती हैं? तो अंडमान निकोबार में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा एक व्याकरण संबंधी लिखित सामग्री है? निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी एक व्याकरण संबंधी लिखित सामग्री है? और यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 आपको मिल जाएगा, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, प्राकृत प्रकाश और तोलकापियम। और यहाँ से आपको कोड में से सही आंसर चुनना है। ठीक है ना, तो देखिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ये अष्टाध्यायी जो है ये बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये व्याकरण संबंधी लिखित सामग्री है, और अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने किया है। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने किया है, ये भी व्याकरण सामग्री से संबंधित है। प्राकृत प्रकाश जो है, प्राकृत प्रकाश ये रचना किया है वररुचि ने इसकी,
वररुचि ने किया है, ठीक है ना, वररुचि ने किया है। ये भी जो है आपका व्याकरण संबंधी है। और तोकलापियम जो है ये भी आपका व्याकरण संबंधी पुस्तक है। तोकलापियम की रचना जो है ये आपका तोल्कापियार ने किया है, ये आपको याद होगा। तो यहाँ पर सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4 सभी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लोथल की विशिष्ट विशेषता क्या है। लोथल की विशिष्ट विशेषता, तो लोथल आपको याद होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर था, यानी कि जहाज बनाने का स्थान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जल संचय प्रणाली आपको याद होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में उन्नत जल संचयन प्रणाली का प्रमाण जो है धौलावीरा से मिला हुआ है। अच्छा, जोते हुए खेत का साक्ष्य जो है ये कहाँ से मिला हुआ है, तो ये सिंधु घाटी में कहाँ से, तो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत लगता है इस तरह के सेशन बनाने में। प्लीज़ एक लाइक मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट करता हूं, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। देखिए, गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, उन्हें क्या कहा जाता था। तो देखिए, जो सोने का सिक्का था ना उसको कहा जाता था क्या, बताइए। तो सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था, और चांदी के सिक्के को गुप्त काल में क्या कहा जाता था, तो इसको रूपक कहा जाता था, ठीक है ना, या इस तरह से रुपयक लिखा था, ठीक है। दोनों याद रख सकते हैं, दोनों तरीके से, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए, फिरोज तुगलक के शासनकाल में रजबा एवं उलुग खानी निम्नलिखित में से किसका नाम था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में रजबा एवं उलुग खानी किसका नाम था। तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में रजबा और उलुग खानी दो अलग अलग नहरों के नाम थे, और ये नहरें फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सिंचाई के लिए बनवाई गई थी, ठीक है ना, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और देखिए, रजबा और उलुग खानी जो है ना, रजबा नहर यमुना नदी से निकाली गई थी और उलुग खानी नहर सतलुज नदी से निकाली गई थी। तो इन सब को भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने खलीफा के नाम को कोई महत्व नहीं दिया था। कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने खलीफा के नाम को कोई महत्व नहीं दिया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए अलाउद्दीन खिलजी भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, बट देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार किया था, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं, साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा अंग्रेजी का भी प्रश्न दिया गया है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 26 से जो है आपका साइंस का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो आते हैं हम लोग 26 नंबर पर। देखिए 26 नंबर का रहा है कि ऊपर फेंकी गई गेंद एक ऊंचाई पर जाकर के नीचे क्यों गिरती है। बताइए, सभी ऑप्शन को पढ़िएगा। तो देखिए, ऊपर फेंकी गई गेंद एक ऊंचाई पर जाकर के नीचे क्यों गिरती है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल लगातार उस पर कार्य करता है, इसीलिए ये नीचे गिरती है। अच्छा, ये आपने याद रखा होगा कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जो कैपिटल जी है इसका वैल्यू कितना होता है। तो इसका वैल्यू आपको याद रखना है 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये यूनिट आप जरूर याद रखिएगा, और कैपिटल जी का मान भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि नहाने के बाद पंखे के सामने खड़ा होने पर ठंड क्यों महसूस होती है। बताइए, जैसे ही आप ये पूरा ऑप्शन पढ़िएगा ना, आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे दीजिएगा। नहाने के बाद पंखे के सामने खड़े होने पर ठंड क्यों महसूस होती है, तो इसका कारण है पंखे की हवा त्वचा से पानी के वाष्पीकरण को बढ़ा देती है, इसी कारण जो है ठंड का अनुभव होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि माइक्रोस्कोप में वस्तु प्रतिबिंब कैसा होता है। माइक्रोस्कोप में तो देखिए सूक्ष्मदर्शी में जो है यानी कि माइक्रोस्कोप में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और आवर्धित होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए वास्तविक और उल्टा दिया गया है, और आवर्धित भी साथ साथ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कैमरे में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमुख ऑप्टिकल उपकरण क्या है। कैमरे में तो देखिए फ्रेंड्स, कैमरे में इस्तेमाल होने वाला जो प्रमुख ऑप्टिकल उपकरण है वो लेंस है, ठीक है ना। लेंस है। लेंस क्या करता है, तो लेंस प्रकाश को केंद्रित करके छवि यानी कि इमेज बनाने में मदद करता है। तो यहाँ पर लेंस हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ स्थित होते हैं। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये कहाँ स्थित होते हैं। तो देखिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं एक विशिष्ट क्षेत्र में, जिसे कक्षा या ऊर्जा स्तर कहा जाता है,
ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूरी पर अलग अलग ऊर्जा स्तरों में मौजूद होते हैं और नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्जा स्तरों में या कक्षाओं में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बल हवाई जहाज के थ्रस्ट का विरोध करता है और निरंतर उड़ने के लिए इसे पार करना आवश्यक है। बताइए कौन सा बल है जो हवाई जहाज के थ्रस्ट का विरोध करता है और निरंतर उड़ाने के लिए इसे पार करना आवश्यक होता है। तो देखिए थ्रस्ट का जो विरोध करने वाला बल है ये ड्रैग है। कौन सा है, ड्रैग है, यानी कि ड्रैग मतलब अवरोध। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये ड्रैग है। ड्रैग हवा का प्रतिरोध होता है जो हवाई जहाज की गति को कम करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर देख सकते हैं थ्रस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्रस्ट जो है ना, थ्रस्ट इस ड्रैग बल के विपरीत दिशा में काम करता है जिससे हवाई जहाज आगे बढ़ता है। तो ये सब भी पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ आप ध्यान रखते चलिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए कि पानी की बूंद के किस गुण के कारण वह मोमयुक्त सतह पर फैलने के बजाय मोती की तरह गोल बन जाता है। आप देखते होंगे कि किसी किसी पत्ते पर जब आप पानी को फेंकेंगे ना तो वहाँ पर गोल गोल मतलब बन जाता है ये, ठीक है, गोलाकार आकार में हो जाता है, ये फैलता नहीं है। तो ये किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉपर्टी जो होता है अंग्रेजी में देख लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न है यहाँ पर कि व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर ड्रॉप अलाउज इट टू बीट अप ए वेक्स्ड सरफेस रेदर देन स्प्रेड आउट। तो देखिए ये आपका प्रॉपर्टी जो होता है वाटर का, ये आपका होता है जो आपका सरफेस टेंशन है उसी के कारण। और सरफेस टेंशन जो है ये रिजल्ट जो है सरफेस टेंशन वाला ये कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स में होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसको, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मोम की सतह पर पानी का जमाव का प्राथमिक गुण पृष्ठ तनाव है जो पानी के अणुओं के बीच प्रबल ससंजक बलों का परिणाम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना, सन्नादि यानी कि ससंजक बल, और यहाँ पर देखिए आसंजन बल दिया हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गीले बिजली के तार को संभालने का सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है। तो सबसे सुरक्षित तरीका जो है इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये पहले प्लग से निकालना और फिर उसे सुखाना है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मैं प्रोविजनल आंसर की सही आपको आंसर बता रहा हूँ। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता धातुओं में पाई जाती है। तो आपने पढ़ा होगा कि धातु जो होती हैं ये आपका ठोस अवस्था में होती हैं, विद्युत का सुचालक होती हैं, तन्य होती हैं, ठीक है ना, और इनको खींच करके जो है पतला तार बनाया जा सकता है, आघात वर्धनीय होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तन्य होना, ये धातु का प्रॉपर्टी है, धातु का गुण है। चलिए देखिए जब कोई धातु किसी तनु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है। जब कोई धातु किसी तनु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो लवण बनता है यानी कि साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लवण और हाइड्रोजन गैस, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आरओ वाटर प्यूरीफायर में यूवी ट्यूब का मुख्य कार्य क्या होता है। आरओ जो वाटर प्यूरीफायर है उसमें यूवी लैंप का मुख्य कार्य, यूवी ट्यूब का मुख्य कार्य पानी को कीटाणु रहित करना है। यह पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग करके पानी में मौजूद हानिकारक रोगाणुओं, बैक्टीरिया और वायरस को मारता है जिससे पानी पीने के लिए सुरक्षित हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हानिकारक सूक्ष्मजीवों को मारना या निष्क्रिय करना, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एनपीके उर्वरक का प्रयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है। एनपीके बताइए, तो देखिए इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास, कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्रमशः क्या है। तो देखिए कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है, ठीक है ना, और कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र KOH होता है। NaOH यानी कि ये कास्टिक सोडा है और इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये KOH यानी कि कास्टिक पोटास है और इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि कास्टिक सोडा की तुलना में कास्टिक पोटास बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स कास्टिक सोडा की तुलना में कास्टिक पोटास अधिक शक्तिशाली क्षार और अधिक नमी सोखने वाला होता है, ठीक है ना। कास्टिक सोडा का अभी मैंने फार्मूला बताया है, क्या होता है NaOH होता है और कास्टिक पोटास का होता है KOH होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दूध को दही में बदलने के लिए आदर्श तापमान क्या है।
दूध को दही में बदलने के लिए आदर्श तापमान क्या है? तो फ्रेंड्स ये 20 से 30 डिग्री होगा। कहीं कहीं आपको 30 से 40 डिग्री भी देखने को मिलता है। देखिए इस ऑप्शन में अगर ऑप्शन के हिसाब से चलें तो ऑप्शन बी यहाँ पर सटीक आंसर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, बताइए। तो इसका मुख्य घटक होता है आपका कौन सा, जल्दी से बता दीजिए। तो ये आपका ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयन विनिमय विधि में कठोर जल से किन आयनों को हटाया जाता है? कठोर जल से, तो देखिए इसमें जो है कठोर जल से किसको हटाया जाता है? तो कैल्शियम आयन को और मैग्नीशियम आयन को हटाया जाता है। ठीक है ना, ये आयन ही हैं जो पानी को कठोर बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। क्लियर, चलिए उसके बाद देखिएगा कि सभी प्रजनन तंत्र के किस भाग में सामान्यतः निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है? तो आपने पढ़ा होगा कि जो फर्टिलाइजेशन होता है ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फैलोपियन नली का एम्पुला भाग में होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है, और पूरा करंट अफेयर्स जितना भी पूछा गया 2025 में बीपीएससी के एग्जाम में सारा मैं कंपाइल करके आपको एक सेशन में उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है ना, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्यों में अवशेषी अंग माना जाता है? अवशेषी अंग माना जाता है, बताइए। तो देखिए पहले पूर्वजों के द्वारा वो इस्तेमाल होता था, बट अब ये इस्तेमाल नहीं होता है अवशेषी अंग। और इनमें से बात करें तो ये अपेंडिक्स जो होगा ना, ये आपका अवशेषी अंग का उदाहरण है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा इसमें से मलेरिया हो जाएगा। ठीक है ना, मलेरिया हो जाएगा। बाकी देखिए तपेदिक, ठीक है ना, टाइफाइड, हैजा, ये सब बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान, भूख, प्यास को नियंत्रित करता है? तो आपने रट्टा मार करके पढ़ा होगा कि भूख, प्यास और ताप को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 47 नंबर है कि डबल फर्टिलाइजेशन किसकी विशेषता है? डबल फर्टिलाइजेशन, बताइए। तो देखिए डबल फर्टिलाइजेशन जो है ना, ये आपका आवृत्त बीजी का है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आवृत्त बीजी राइट आंसर हो जाएगा, आवृत्त बीजी। और देखिए अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में इसको आवृत्त बीजी को कहा जाता है एंजियोस्पर्म। ठीक है ना, एंजियोस्पर्म कहा जाता है। तो अंग्रेजी में भी आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी आवृत्त बीजी ना दे करके आपको एंजियोस्पर्म दे देगा। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन जिसको बोल सकते हैं आप। चलिए उसके बाद देखिएगा 48 नंबर है। हाँ, ये प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने वाला प्रमुख रंजक कौन सा है? तो देखिए आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने वाला रंजक क्लोरोफिल होता है। बट यहाँ पर आप देखिए क्लोरोफिल ए दिया गया है और यहाँ पर क्लोरोफिल बी दिया गया है। ठीक है ना, अब बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए मुख्य रूप से दो क्लोरोफिल है, एक क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए ही जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से। ठीक है ना, ये आप जो है प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने वाला प्रमुख रंजक है क्लोरोफिल ए। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, क्लोरोफिल ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के अनुसार जीन। तो देखिए मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के अनुसार अगर बात करते हैं तो आपका जीन युग्मकों से स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं, जिसका अर्थ यह है कि जीन के लिए एक एलील का चुनाव, ध्यान रखिएगा, एक एलील का चुनाव दूसरे जीन के एलील के चुनाव को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। युग्मक निर्माण के लिए समय स्वतंत्र रूप से ये विभाजित होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो गैस अवशोषित होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। और विमोचित होती है यानी कि बाहर निकलती है ऑक्सीजन गैस। क्लियर, चलिए तो ये आपका जीएस का पेपर था, आपका जूनियर लैब असिस्टेंट का। अब हम लोग बीपीएससी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के जो जीएस के प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर है आपका बीपीएससी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का। और देखिए क्वेश्चन नंबर 41 से जो है आपका जीएस का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पर। तो देखिए यहाँ से 41 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, अब चलिए थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ ताकि स्पष्ट दिखाई दे। देखिए प्रश्न है करंट अफेयर का कि अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन। और यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है। चंडीगढ़, सिक्किम, पांडिचेरी और एक गोवा दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को पढ़िएगा कि अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन जो है इसका आयोजन किया गया था कहाँ पर? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया था सिक्किम में।
ठीक है ना। याद रखिएगा सिक्किम के नामची जिले के, सिक्किम के नामची जिले, यहाँ मैं लिख देता हूँ सिक्किम के नामचिंग जिले के यांगगांग, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यांगगांग हेलीपैड पर जो है ये शुरू हुआ है। सिक्किम के नामची जिले के यांगगांग हेलीपैड पर ये शुरू हुआ है और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने किया है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि इनमें से कौन सा राज्य नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, शीर्ष 3 राज्य मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आपका उड़ीसा हो जाएगा पहले नंबर पर, दूसरे स्थान पर रहा है छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पर गोवा और चौथे स्थान पर जो है ध्यान रखिएगा झारखंड रहा है, ठीक है ना। तीसरा स्थान पर झारखंड रहा है, पहले पर उड़ीसा, दूसरे पर छत्तीसगढ़, तीसरे पर गोवा, चौथे स्थान पर झारखंड रहा है, ठीक है। और देखिए बिहार का स्थान अगर बात करते हैं इसमें, तो बिहार जो है 27.8 स्कोर के साथ बिहार का स्थान 13वां रहा है इसमें। ये भी आप साथ साथ याद रखिएगा क्योंकि बिहार से रिलेटेड प्रश्न बन सकता है, ठीक है। और उड़ीसा का इसमें जो स्कोर रहा है वो आपका 67.8 रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये टॉप पर रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। पद्म विभूषण, और यहाँ पर सभी ऑप्शन देख लीजिएगा, थोड़ा सा और छोटा कर दूंगा तो आपको और दिखाई देगा, अच्छे से दिख रहा है आपको अच्छे से। चलिए 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार, तो सबसे पहले तो आपको याद होगा कि 2025 में टोटल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिनमें से आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है। उसके बाद देखिए 19 व्यक्तियों को जो है आपका पद्म भूषण दिया गया है और 13 व्यक्तियों को जो है पद्म श्री दिया गया, 113 व्यक्तियों को। तो जोड़ दीजिए सबको, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा 139। और देखिए जो 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है उनमें आपको याद रखना है एल सुब्रमण्यम, शारदा सिन्हा बिहार से हैं, उसके बाद MT वासुदेव नायर, उसके बाद डी नागेश्वर रेड्डी, जगदीश सिंह खेहर, कुमुदनी लखिया और जापान के ओ सुजुकी हैं, यहाँ पर ओसामू सुजुकी, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इनको पद्म विभूषण दिया गया है, ये जापान के हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सी संस्था गठित की है। कौन सा सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए, तो देखिए इन्होंने जो है एक आपका NTF जो है का गठन किया है। NTF यानी कि राष्ट्रीय टास्क फोर्स, नेशनल टास्क फोर्स, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया हुआ है, ठीक है ना। और देखिए न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट NTF की अध्यक्षता करेंगे। कौन? तो न्यायमूर्ति यानी कि जस्टिस S रविंद्र भट्ट, याद रखिएगा। जबकि उच्च शिक्षा, सामाजिक न्याय, कानूनी मामले तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव इसके पदेन सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। अध्यक्षता याद रखिएगा, जस्टिस S रविंद्र भट्ट NTF की अध्यक्षता करेंगे। ये जो राष्ट्रीय टास्क फोर्स बनाया गया है छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी हिमालय से संबंधित नहीं है। कौन सी पहाड़ियाँ इसमें से पूर्वी हिमालय से संबंधित नहीं है। तो देखिए डाफला पहाड़ी है, मिरी पहाड़ी है, अबोर पहाड़ी, ये सभी पूर्वी हिमालय से संबंधित है। बट यहाँ पर गडजाट जो देख रहे हैं, गडजाट पहाड़ी, ये उड़ीसा में स्थित है और ये पूर्वी घाट का हिस्सा है, न कि पूर्वी हिमालय का। तो ये पूर्वी घाट का हिस्सा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए कर्नाटक में बवंडर से होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में, तो देखिए कर्नाटक में जो आपका थंडर स्टॉर्म के ड्यूरिंग जो आपका ये वर्षा होता है, इसको चेरी ब्लॉसम बोला जाता है, चेरी ब्लॉसम, या इसको कॉफ़ी शावर भी कहा जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान, तो फ्रेंड्स ये आपका जबलपुर में है। कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है ये आपका जबलपुर में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से देखिए भारत के किस जिले को झींगा मछली की राजधानी के तौर पर जाना जाता है। किस जिले को झींगा मछली की राजधानी के तौर पर? तो देखिए आंध्र प्रदेश का एक जिला है, इसका नाम है नेल्लौर। यहाँ पर देख सकते हैं नेल्लौर ऑप्शन में है, नेल्लौर। इसी को जो है झींगा मछली की राजधानी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा।
चलिए उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि खासी पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर स्थित चेरापूंजी में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है। तो फ्रेंड्स देखिए ये अधिकांश वर्षा जो होती है ये किसके कारण होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा, ये आपका पर्वतावरोध के प्रभाव से होती है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर डी में ओरोग्राफिक इफेक्ट के कारण होती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। खासी पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर स्थित चेरापूंजी में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है, तो पर्वतावरोध के कारण होती है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि ऋग्वेद की नदी स्तुति में, ऋग्वेद की नदी स्तुति में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख है। तो देखिए इसमें जो है आपके जो नदी स्तुति है ऋग्वेद में, इसमें जो है कुछ नदी का मेंशन किया गया है, जैसे कि गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, शत्रुद्री है, ठीक है ना, अस्किनी नदी है, वितस्ता है, ये सब है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गंगा यमुना ऑलरेडी दिया गया है, तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऋग्वेद में वर्णित देव निर्मित देश शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर ऋग्वेद में वर्णित देव निर्मित शब्द का अर्थ है सप्त सिंधु क्षेत्र, बट जो प्रोविजनल आंसर की है इसमें एक से अधिक दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी व्यापार और वाणिज्य से जुड़ा था। देख लीजिए पूरा ऑप्शन यहाँ पर एक से अधिक दिया गया ऑप्शन। तो देखिए ये आपका पन्याध्यक्ष है, बिल्कुल ये आपने पढ़ा भी है, और समस्ता अध्यक्ष भी है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन में डी दिया गया है आंसर, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए उसके बाद ये वाला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिएगा अस्थिवरवादी हीनयान का एक अन्य संप्रदाय था। ठीक है, यह आपका जो है पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से आपका सही दिया गया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है ये आपका करेक्ट है। ठीक है, कनिष्क ने अस्थिरवादियों को संरक्षण दिया था, नहीं, कनिष्क ने जो है ये महायान संप्रदाय का संरक्षण दिया था, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये सही दिया गया, अस्थिरवादी बंगाल क्षेत्र में अधिक जो है प्रचलित थे। तो पहला और सी और मतलब ए और सी जो है ये आपका सही दिया गया है, इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग फिर से प्रश्न को देख लीजिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए अलबरूनी के अनुसार सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के समान थे, बिल्कुल ये करेक्ट है। अलबरूनी के अनुसार सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के समान थे। और देखिए पहला सही हो गया ऑप्शन ए, अलबरूनी ने भारतीय दर्शन के बारे में जानने के लिए श्रृंगेरी का दौरा किया था, यह आपका गलत दिया गया। अलबरूनी मोहम्मद गौरी के साथ आया था, नहीं, महमूद गजनबी के साथ आया था ये, ठीक है ना, महमूद गजनबी के साथ। तो इसमें से कौन सा आपका सही दिया गया है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर मैंने ए बताया है, यही आपका यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। देखिएगा ये साइंस का प्रश्न है, प्रोटीन का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सामान्य परीक्षण कौन सा है। प्रोटीन का पता लगाने के लिए, देखिए प्रोटीन का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो सामान्य परीक्षण है ये बायरूट परीक्षण है, ये बायरूट परीक्षण है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। यह परीक्षण प्रोटीन में मौजूद पेप्टाइड बॉन्ड की उपस्थिति का पता लगाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि एक वयस्क हृदय द्वारा पंप प्रति मिनट के लिए, एक वयस्क हृदय द्वारा पंप प्रति मिनट के लिए किया जाने वाला रक्त की मात्रा होती है, तो यह आपका होती है 5 लीटर। कितना होती है, 5 लीटर होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा क्रेब्स चक्र का प्राथमिक कार्य निम्न का उत्पादन करना है। क्रेब्स चक्र, देखिए क्रेब्स चक्र को जो है साइट्रिक अम्ल चक्र भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसका प्राथमिक कार्य जो है ये आपका उत्पादन करना है एटीपी का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन सा है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए फटाफट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर एक मिनट रुक जाइए, हीमोग्लोबिन में आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Fe2+, ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए लोहा होता है, निम्न में से देखिए सबसे खतरनाक किरण कौन सी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे खतरनाक में अल्फा गामा, यहाँ पर देख सकते हैं अल्फा गामा बीटा एक्स किरण दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा वेदन शक्ति किसकी होती है, ये गामा किरण की होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकती है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग, तो आप देख सकते हैं इसमें से अगर प्राथमिक रंग की बात करते हैं तो ये आप प्राथमिक रंग नहीं है, तो प्राथमिक रंग यहाँ पर आप देख लीजिए कौन कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर काला जो है ये प्राथमिक रंग नहीं है, लाल, हरा, इंडिगो, नीला, ये सब नीला, ठीक है ना, ये आपका होता है प्राथमिक रंग। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर, तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर जो है ना ये प्रकाश के
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा कुल आंतरिक परावर्तन। और देखिए ऑप्टिकल फाइबर की खोज जो है नरेंद्र कपानी ने किया था। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए निम्न लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है और दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए जो है उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि किण्वन के दौरान ब्रेड केक को स्पंजी बनाने वाली गैस निम्न होती है। फर्मेंटेशन की खोज किसने किया था, ये पूछा गया था। किण्वन की खोज अभी जुलाई में ही पेपर लिया गया था बीपीएससी का, उसी में, तो लुई पास्चर ने किया था। और आपको पता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 64 नंबर की डिग्री फ़ारेनहाइट में जल का गलनांक कितना होता है। गलनांक और क्वथनांक दोनों ध्यान रखिएगा। तो डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और क्वथनांक कितना होता है, क्वथनांक अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तब कितना ध्यान रखिएगा। तो क्वथनांक भी याद रखिएगा, क्वथनांक जो होता है ये कितना होता है। तो फ्रेंड्स ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए परमाणु संख्या 6 वाले तत्व का नाम क्या है। परमाणु संख्या 6 किसका होता है, मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर 6 किसका होता है, बताइए आप कमेंट करके। चलिए उसके बाद देखिएगा एलपीजी सिलेंडर में गैस के रिसाव का पता निम्न तेज गंध वाले एजेंट से लगाया जाता है। तो एक तो आपने मरकैप्टन पढ़ा ही होगा, बट याद रखिएगा ये आपका थायोइथेनॉल एमीन, यहाँ पर अंग्रेजी में आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख लीजिएगा थायोएथेनॉल एमीन। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। और कभी कभी क्या है ऑप्शन में सिर्फ इतना ही दे देता है थायोएथेनॉल। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा आप। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मेसोन निम्न में उपस्थित होता है। मेसोन निम्न में उपस्थित होता है तो ये कॉस्मिक रे जो होता है, ब्रह्मांडीय किरणें, इसको कॉस्मिक रे बोला जाता है। ठीक है ना, कॉस्मिक किरणों में मेसोन होता है। तो देखिए इतना ही क्वेश्चन है यहाँ पर जीएस का। उसके बाद मैथ रीजनिंग का प्रश्न हो जाता है। तो जितना भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो जीएस का क्वेश्चन था, मैंने आपको कवर कराया हुआ है। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ फ्रेंड्स इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा।